हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना ICT वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपकी ज्योग्राफी है, 12th क्लास के हम लोग देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 आज हम लोग प्रारंभ करेंगे। प्राइमरी एक्टिविटी को हम लोग देख चुके हैं कि प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं, कौन कौन सी कृषि है, सहन कृषि, कैसे गहन कृषि, जीवन कृषि, रोपण कृषि, कौन कौन सी कमर्शियल फसल्स हैं। इन सभी को हम लोग प्राइमरी एग्रीकल्चर के अंतर्गत जो हमारा पहला चैप्टर है उसमें सभी को अच्छे से गौर करके आपका देख चुके हैं। आज हम लोग सेकंड चैप्टर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इसमें देखेंगे द्वितीय क्रिया यानी कि सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होती है। आप किसको कहेंगे कि ये आपका सेकेंडरी एक्टिविटी। क्लियर है। इन्हीं को सभी को हम लोग गौर करके एक एक करके अच्छे से देखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, बात करेंगे और क्या कह रहे हैं कि संपूर्ण आर्थिक क्रिया, चाहे वो प्राथमिक, द्वितीय या तृतीय एवं चतुर्थ हो, सभी का कार्य क्षेत्र संसाधन की प्राप्ति एवं उनके उपयोग का अध्ययन करना है। मेनली है क्या, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले देखिए कि जितनी भी आर्थिक सेकेंडरी हो या टर्सरी हो या चतुर्थ हो, सभी कार्य क्षेत्र के संसाधनों की प्राप्ति एवं उनके उपयोग का अध्ययन है। यानी कि कैसे उनको हम अचीव कर सकते हैं, कैसे उनको यूटिलाइज करेंगे, सारी चीजें कैसे हैं, इसी बेस पर है। कैसा है, इसी बेस पर आपका डिपेंड है। क्लियर है। देखिए, किसके लिए, प्राप्ति के लिए और उपयोग के अध्ययन। ये संसाधन मनुष्य के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। सबसे बड़ी बात क्या है कि मनुष्य कैसे जीवित बचे, मानव कैसे जीवित रहे, ये उसके लिए आवश्यक है। द्वितीय गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। प्राकृतिक में पाए जाने वाला कच्चा माल का बड़ा कच्चे माल के रूप में बदलकर उसे मूल्यवान बना देता है। कैसे होता है, कच्चे माल के रूप में उसको बदलकर चेंज कर देते हैं। यानी कि जो चीज हमें प्रकृति ने दी है वो कैसा है, हमारा रॉ मटेरियल है। अब हम रॉ मटेरियल का रूप या स्ट्रक्चर आपका चेंज कर देंगे, उसको मूल्यवान बता देंगे, तो वही है सेकेंडरी एक्टिविटी। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, कपास कैसा है, आपका कच्चा माल है, सीमित उपयोग है, परंतु परिवर्तित परिवर्तित का मतलब है चेंज होने पर बाद में यह अधिक मूल्यवान बन जाता है। कैसे, जब आप कपास को धागे में बनाते हैं, धागे से कपड़े में, तो वो कैसा हो जाता है, कॉस्टली हो जाता है और इसका उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। तो चेंज किस तरह से हुआ, वस्त्र बनाने में। खदानों से प्राप्त लोहा अश्क हमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं उपयोग नहीं कर सकते। कह रहे जो हमारी खदान है, उन खदान से अगर आप लोहा अयस्क को देखोगे तो हमें प्रत्यक्ष उपयोग है, इससे नहीं मिलता, परंतु अयस्क का जो इस्तेमाल है उसके बनने के बाद क्या होता है, मूल्यवान हो जाता है। यानी कि जब हमें लोहा मिलता है तो वो हमें कैसा मिलता है, अयस्क के रूप में। उसमें कुछ अशुद्धि होती है, हम उनको गलाते हैं, उसको फिल्टर करते हैं और इन सभी के बाद ही वो क्या होता है, आपका एक तरह का आपका मूल्यवान जो है आपका बन जाता है। ठीक है। और देखिए, इसका उपयोग कई प्रकार की मशीनों एवं औजार बनाने में होता है। कह रहे कई प्रकार की मशीनरी हैं और कई प्रकार के औजार हैं, इन सबको बनाने में होता है। खेतों, वनों, खदानों, समुद्रों से प्राप्त पदार्थ के विषय में भी यह बात सत्य है। और कह रहे हैं कि सब विषयों में जो है इस बात को आपका सत्य माना गया है। इस प्रकार द्वितीय क्रिया विनिर्माण, प्रसंस्करण, निर्माण, अवसंरचना से संबंधित है। ये सारी चीजें कैसी हैं, इससे आपका संबंधित है। आगे देखिए, विनिर्माण। विनिर्माण को देखिए, विनिर्माण से आशय किसी भी वस्तु का उत्पादन है। विनिर्माण से मतलब समझोगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा। विनिर्माण का मतलब है किसी चीज के वस्तु का प्रोडक्शन। अगर कोई आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वही सेकेंडरी एक्टिविटी है, वही द्वितीय क्रिया है, वही आपका विनिर्माण। जैसे हस्तशिल्प कार्य से लेकर लोहे का व इस्पात को गलाना, प्लास्टिक के खिलौने बनाना, कंप्यूटर के अति सूक्ष्म घटकों यानी कि जो पार्ट्स को जोड़ना, अंतरिक्ष यान में निर्माण, सभी प्रकार के उत्पादन में निर्माण के लिए अंतर्गत माना जाता है। कह रहे ये सारी चीज क्या है, इसके अंतर्गत ही शामिल है और हर प्रकार का जो प्रोडक्शन है वो उसी के अंतर्गत आपका रखा गया है और हमने इसको दिया है।
विनिर्माण की सभी प्रक्रियाएं में कुछ न कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं, जैसे शक्ति का उपयोग, एक ही प्रकार की वस्तुओं का विशाल उत्पादन, कारखानों में आपका विशिष्ट श्रमिक जो मानक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। ठीक, और कह रहे हैं कि विनिर्माण आधुनिक शक्ति से मशीनरी के द्वारा पुराने संसाधनों द्वारा किया जाता है। तृतीयक विश्व के अधिकांश देशों में विनिर्माण को अब शाब्दिक अर्थों में प्रयोग किया जा सकता है। इन शब्दों में सभी विनिर्माण को संपूर्ण रूप से चित्रण करना कठिन है कि एक्चुअल में क्या होगा, किस तरह से इनका स्ट्रक्चर है, क्या इनका चित्रण है, इसको करना थोड़ा सा कैसा होता है, आपका कठिन होता है। क्लियर है? तो इनमें औद्योगिक क्रियाओं में उन प्रकारों पर आपका बल दिया जाता है जिसमें उत्पादन में कम जटिलता एवं तंत्र लिए जाते हैं। ध्यान किसमें देते हैं? जिनमें कम जटिलता हो और जो आपका सिस्टमेटिक हो, थोड़ा सा इनको हम देखे जाते हैं। कह रहे हैं कि आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषता है कि जो मार्क्स लेवल पर होते हैं उनके विनिर्माण की क्या विशेषताएं हैं, ये हमको देखना है। तो विनिर्माण की विशेषताओं में आगे बढ़ने से पहले ये बताइए, सेकेंडरी एक्टिविटी आपको क्लियर हुई नहीं हुई कि क्या है विनिर्माण? थोड़ा सा इसको देख लीजिए, फिर आगे बढ़े। कोई डाउट है पूछ लीजिए। देख लिया? कोई डाउट, कोई क्वेरी? देखिए क्या कह रहे हैं, इससे आगे देखिए। वर्तमान समय में बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की निम्नलिखित विशेषताएं। कह रहे हैं जो भी आपका प्रेजेंट टाइम में जो भी आपके मार्क्स लेवल पर जो बहुत बड़ा भी जो आपका प्रोडक्शन हो रहा है, जो आपका विनिर्माण हो रहा है, उसकी कैसी है, निम्नलिखित आपकी विशेषताएं हैं। कौन कौन सी? पहली विशेषता को देखिए, कौशल का विशिष्टीकरण और उत्पादन की विधि, कि जिस तरह से हम किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें बहुत स्किलफुल चीजें हैं। ठीक, और उत्पादन की जो विधि है वो भी अलग है। कैसे अलग है? शिल्प के तरीके से कारखाने में थोड़ा सामान उत्पादित किया जाता है जो आदेश अनुसार बनाया जाता है, यानी कि चीजों को हम कैसे बना रहे हैं, जितना हमारे पास आदेश है उसी अकॉर्डिंग बनाया जाता है, तथा इसकी लागत अधिक आती है, जबकि अधिक उत्पादन से भी बड़े संबंध है। कह रहे भले इसकी जो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो आपका बढ़ जाए, पर बड़े पैमाने पर बनाए जाने वाले सामान में प्रत्येक कारीगर निरंतर एक ही प्रक्रम या एक ही प्रकार में आपका कार्य करते हैं। तो आपको थोड़ा सा देखना होगा कि कैसे। ठीक, इसके बाद देखिए यांत्रिकरण। यांत्रिकरण को जानते हैं, जिसको आप कहते हैं मशीनरी जो है बेसिकली। आप यांत्रिकरण को देखिए। यांत्रिकरण से तात्पर्य है कि किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना। आप कोई भी काम करें और उसे काम करने के लिए पूरा आपका मशीनों का प्रयोग किया जाए तो हम उसको मानते हैं। जैसे स्वचालित निर्माण प्रक्रिया के दौरान मानव की सोच को सम्मिलित किए बिना यांत्रिकरण की विकसित अवस्था है। कैसी है? यांत्रिकरण की विकसित अवस्था है। पुनर्निवेश एवं संवर्ती पासा कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली में संयुक्त संचालन कारखाने जिसमें मशीनों को सोचने के लिए विकसित किया जाता है, पूरे विश्व में ये आपके नजर आने लगते हैं। ठीक है, कैसे हैं? पूरे विश्व में ये आपके नजर आने लगते हैं। अगला इसी में देखिए, बड़ी अच्छी प्रौद्योगिकी मैं बता रहा हूं। अब है प्रौद्योगिकी नवाचार, यानी कि टेक्नोलॉजी का जो आपका इन्वेंशन है वो नवाचार कैसे आपका इन चीज को मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है। देखिए, प्रौद्योगिकी नवाचार शोध एवं विकास समान युक्त द्वारा निर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रण करता है। क्या कहते हैं कि जो निर्माण है उसकी गुणवत्ता को नियंत्रण करता है। नियंत्रण मतलब कंट्रोल करता है। अपशिष्टों के निरस्त्रीकरण और अदक्षता को समाप्त करने के लिए प्रदूषण के विरुद्ध संघर्ष करना एक महत्वपूर्ण पहलू है। कैसा है? एक इसमें ये जो है आपका महत्वपूर्ण पहलू है, और दूसरा कह रहे हैं संगठनात्मक ढांचा एवं स्तरीयकरण है। ढांचा है और स्तरीयकरण है। आधुनिक निर्माण की विशेषता है कि एक जटिल प्रौद्योगिकी यंत्र, अत्यधिक विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन के द्वारा कम प्रयास लागत में अधिक माल, अत्यधिक पूंजी, बड़े पैमाने पर संगठन, प्रशासनिक अधिकारी वर्ग, ये सारा आपका संगठनात्मक इकाई का स्ट्रक्चर है। लिख लीजिए। उसे आता है संगठनात्मक जो ढांचा है वो क्या है,
तो उसको देखिए क्या ढांचा, फिर इसमें हम आगे गौर करेंगे। बात कर रहे हैं इसमें, अगले हाथ में बढ़ेंगे अनियमित भौगोलिक वितरण। किस पर बात कर रहे हैं? अनियमित भौगोलिक विवरण पर। आधुनिक निर्माण के मुख्य संकेंद्रण कुछ ही स्थानों पर सीमित है। कह रहे जो मॉडर्न इंडस्ट्री के लिए, डेवलपमेंट के लिए चीजें देख रहे हैं तो बहुत कम ही आपका सेंट्रलाइज है। विश्व का कुल स्थलीय भाग के 10% से कम भूभाग पर इनका विस्तार है। अगर हम पूरे विश्व में देखें तो 10% भाग से भी कम पर क्या है, हमारी इंडस्ट्री खुली हुई है, विनिर्माण की यूनिट्स हैं, या देश के आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के केंद्र हैं। अच्छा, कोई पूछ ले जो इंडस्ट्री है क्या वो केवल आर्थिक शक्ति के केंद्र है? नहीं, वो आपका पॉलिटिकल पावर को भी असेस करते हैं। ठीक, कुल क्षेत्रों को आच्छादित करने की दृष्टि से विनिर्माण स्थल प्रक्रियाओं और अत्यधिक गहनता के कारण बहुत कम स्पष्ट है तथा कृषि की अपेक्षा बहुत छोटे क्षेत्रों में संकेंद्रीकृत है। उदाहरण के तौर पर अमेरिका में मक्का की पेटी 2.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में साधारणतः चार बड़े फार्म होते हैं जिनमें 10 से 20 श्रमिक कार्य करते हैं, जिनमें से 50 से 100 मनुष्य का भरण पोषण होता है, परंतु इन क्षेत्र में अनेक बृहद समकालीन कारखानाओं को समाविष्ट किया जा सकता है। हजारों श्रमिकों को रोजगार दिया जाता है। और कह रहे हैं कि जो बड़े ये फार्म होते हैं यानी कि जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनमें बहुत सारे लोगों को काम वगैरह इसी क्षेत्र में आप देखेंगे कई हजार लोगों को इसमें मनुष्य को जो है काम मिलता है। ठीक है, क्या होता है इसमें, इन सबको काम देता है। तो कितना महत्वपूर्ण है आप इसके लिए अच्छे से देख सकते हैं। देख लिया? चलिए, कुछ डाउट है, कोई क्वेरी है, पूछ लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। करें उद्योग अपनी लागत घटाकर लाभ को बढ़ाते हैं। इंडस्ट्री का मेन क्या है कि इंडस्ट्री के अंदर मेन चीज ये रखा जाता है कि जो हमारी आपका लागत है, लागत मतलब अगर हम कोई चीज को बना रहे हैं, कितना इन्वेस्टमेंट, कितना खर्च हम लोग कर रहे हैं, उसी को तो आपका लागत कहेंगे। लागत घटाकर, और हमेशा कोशिश रहती है कि लागत कम आए। लागत कम आएंगे तो क्या होगा, जो उनका प्रॉफिट है वो खुद ही बढ़ जाएगा। इसलिए उद्योगों की स्थापना उस स्थान पर की जानी चाहिए जहां पर उत्पादन लागत कम आए। औद्योगिक स्थिति को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, यानी कि अगर आपको कोई फैक्ट्री को इंडस्ट्री लगानी है तो आपको कुछ ऐसे कारक को आपको ध्यान में, फैक्टर को ध्यान में रखना होगा जिनसे बेसिस आपकी इंडस्ट्री लगती है। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें उद्योग को वहां लगाना है जहां पर बाजार की अभिगम्यता हो, यानी एक बार सिंपल सा मतलब है जहां पर बाजार आसानी से उपलब्ध हो। औद्योगिक स्थापना सबसे प्रमुख कारक है उनके द्वारा उत्पादित माल को उपलब्ध बाजारों का होना, यानी कि जो जिस चीज को तुमने उत्पादित किया है, जिसका तुमने आपका प्रोडक्शन किया है, उस प्रोडक्शन को, उस माल को एक अच्छा बाजार उपलब्ध हो, ये सबसे प्राइमरी कंडीशन है। बाजार से तात्पर्य उस क्षेत्र से वस्तुओं की मांग एवं वहां के निवासी की क्षमता को खरीदने से है। और दूसरी बात क्या है कि जहां पर आप जो वस्तु तैयार कर रहे हैं उसमें आपका कितना डिमांड है और वहां के जो लोग हैं उनकी खरीदने की क्षमता, यानी कि जो उनकी क्रय वैल्यू है वो कितनी है, जो उनकी क्रय शक्ति है वो कितनी है। और दूरस्थ मतलब जो दूसरे क्षेत्र से आते हैं वहां कम जनसंख्या निवास करती हो, यानी कि पॉपुलेशन कैसी है आपका, डेंस नहीं होनी चाहिए, विरल होनी चाहिए, छोटे बाजार से युक्त होते हैं। अब कह रहे हैं जैसे कि आपका यूरोप, उत्तरी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र आपका वैश्विक बाजार में है। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंटल, जापान कंट्री, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंटल कंट्री, ये कैसे हैं, वैश्विक बाजार है, ये बहुत बड़ी मार्केट है क्योंकि इन प्रदेशों में लोगों की क्रय शक्ति अधिक है। क्रय शक्ति का मतलब जानते हो? क्रय शक्ति का मतलब है कि जहां पर लोगों पर परचेजिंग पावर यानी खरीदने के लिए पैसा अधिक होता है, पैसा अधिक है। आप बाजार में आपने वस्तु रख दी, वस्तु की कीमत आपने रखा 100 रुपए, लेकिन खरीदार कितने हैं, उसके 2 हैं केवल 100 रुपए में, लेकिन आप उसको यूरोप में बेच रहे हैं, 100 में से उसके 80 खरीदार हैं। तो कहाँ के लोगों की परचेजिंग पावर अधिक है, क्रय क्षमता कहाँ के लोगों की अधिक है? तो जो उत्तरी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये ऐसे देश हैं
जहां के लोगों की आपका परचेजिंग जो पावर है वो हाई है। दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में घने बसे प्रदेश भी बृहद बाजार उपलब्ध कराते हैं। अब कह रहे हैं जो आपके डेंस एरियाज हैं वहां पर भी बहुत अच्छी मार्केट है, किसके लिए, जो प्रोडक्शन आप कर रहे हैं, जो भी उत्पादन कर रहे हैं, जिसका डिमांड है उसके लिए। कुछ उद्योगों में व्यापक बाजार होते हैं, जैसे वायुयान निर्माण जिसको आप कहते हैं एयरप्लेन, शास्त्र निर्माण जो आप एनिमेशन वगैरह बनाते हैं, तो इनका भी एक अपने आप में बाजार है। भले इसको लोग ना खरीदते हो, कि देशों के अंदर जो आपके डिफेंस सिस्टम है, सैन्य व्यवस्थाओं के लिए सरकार आपसे खरीदती है। क्लियर है, और इसको ध्यान भी रखना हो। क्लियर है, तो इस तरह से इन सारी चीजों को आप अगर गौर करके देखोगे और आप इन गौर करके पढ़ोगे तो एक एक चीज बड़ी स्पष्टता से आपको साफ हो जाएगी कि अगर कोई इंडस्ट्री लगानी है तो उसके लिए क्या चीज जरूरी है। चलिए आगे बढ़े। तो ये कंडीशन थी। तो पहला क्या हो गया कि हमको क्या चाहिए, सबसे पहले ध्यान रखना, हमको बाजार अच्छा चाहिए जहां पर बाजार की मार्केट उपलब्ध हो। पहला पॉइंट तो हमको बाजार है मेनली, यानी कि जो हमने उत्पादन किया है भाई उसको बेचना भी तो है सामान को। दूसरा इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जितना ये है, दूसरा इसका रोल है कच्चे माल की प्राप्ति तथा अभिगम्यता, यानी कि वहां तक पहुंच उपलब्ध कराना। कह रहे हैं कि उद्योगों के लिए कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल अपेक्षाकृत सस्ता एवं सरलता है। सस्ता एवं कैसे है, सरलता से परिवहन योग्य होना चाहिए। यानी कि अगर कोई भी आप कच्चा माल खरीद रहे हैं, पहली बात तो आपको सस्ता मिलना चाहिए, और सस्ता मिलने के साथ साथ आपकी उस कच्चे माल को आपकी फैक्ट्री तक आना आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा और रेट कम में आपको माल उपलब्ध होना चाहिए। भारी वजन, सस्ते मूल्य पर वजन घटाने वाले पदार्थ आयात पर आधारित उद्योग कच्चे माल के स्रोत स्थल के समीप स्थित होते हैं। कह रहे हैं कि जितने भी ऐसे इंडस्ट्री हैं, रॉ मटेरियल है, वो सभी उसकी जहां पर उसको रॉ मटेरियल निकलता है उसी के पास पड़ोस में ऐसी इंडस्ट्री आपकी होती है। जैसे इस्पात, चीनी, सिगरेट, सीमेंट उद्योग, कच्चे माल के उद्योग समीप उद्योग होते हैं, शीघ्रता से नष्ट करने अनिवार्य के कारक हैं। कृषि प्रसंस्करण एवं डेयरी उत्पाद क्रम से कृषि उत्पाद क्षेत्र दूध आपूर्ति सत्रों के समीप ही स्थापित किए जाते हैं। कह रहे हैं जितने भी आपकी फूड प्रोसेसिंग जो आपकी इंडस्ट्री होती है, खास कर एग्रीकल्चर बेस, डेयरी उत्पाद बेस, कृषि प्रोडक्शन बेस। अब आप देखिए कहीं पर आपका डेयरी फार्मिंग है बहुत बड़ी मात्रा में, तो आप प्लांट की कोशिश क्या रहेगी, जहां पर डेयरी उसके पास में प्लांट लगाएंगे या फिर डेयरी से 100 किलोमीटर दूर लगाएंगे। तो पहली प्रायोरिटी क्या होती है कि हम लोग जहां से हमको रॉ मटेरियल मिल रहा है हम लोग उनके पास पड़ोस में क्या करें, उसको लगाएं, ताकि क्या हो जाए, हमारी जो पहुंच है कच्चे माल तक आसानी से उपलब्ध हो जाए और ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से सस्ती कॉस्ट में हमारे पास पहुंच जाए, ताकि हमारा जो पैसा है वो आपका सेव हो सके। अब इसके साथ हम नंबर 3 पर चल रहे हैं, आपका श्रम आपूर्ति की अभयगम्यता, यानी कि काम करने वाले लोगों तक पहुंच। पहला बाजार, दूसरा कच्चा माल, और तीसरा है आपूर्ति की अभयगम्यता। देखिए यहां तक क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए दोबारा मौका दूंगा, इस पॉइंट को पहले पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि उद्योग की अवस्थिति यानी कि जहां पर वो स्थित है में श्रम एक प्रमुख फैक्टर है, यानी कि जो लेबर है, जो श्रम है, एक बड़ा महत्वपूर्ण कारक है। बढ़ते हुए यांत्रिकरण यानी कि जो आपकी मशीनरी बढ़ रही है, स्वचलन यानी कि जो मशीन खुद चलती है, आपका औद्योगिक प्रक्रियाएं में लचीलेपन में उद्योगों में श्रमिक पर निर्भरता कम किया है। भले ही आपका मशीन ऑटोमेटिक चलने वाली आ गई हो, बहुत सारी मशीन आ गई हो, नई आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, लेकिन कहीं ना कहीं मजदूरों की निर्भरता भले ही कम हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मजदूरों की मांग बिल्कुल खत्म होगी। फिर भी कुछ प्रकार के उद्योगों में अभी भी कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। कैसे, हमको स्किलफुल आपका लोग आपके चाहिए। ठीक, तो एक बार इसको देख लीजिए। यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़िए। चलिए देख लिया, यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का, कोई भी क्वेश्चन हो आपका। शक्ति के साधन की अभिगम्यता, वे उद्योग जिनमें अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। शक्ति का मतलब समझते हो, चलिए बताइए, शक्ति का मतलब कौन शक्ति से है, दुर्गा शक्ति से है या कोई और शक्ति से है, बताइए, जल्दी बताइए मेरे प्यारे बच्चों, कौन बच्चा बताएगा।
शक्ति का अभिप्राय किस चीज से है? उस शक्ति के संसाधनों का अभिप्राय मतलब देखिए बिजली से है, लाइट से है। वे उद्योग जिनमें अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है, शक्ति का मतलब एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत समीप लगाए जाते हैं। तो हमको ये भी ध्यान में रखना होता है कि इंडस्ट्री को ऐसी जगह लगाया जाए जहां पर बिजली की स्रोत की सुविधा उपलब्ध हो। अब आप कहेंगे सर अभी तक तो हम आप कह रहे थे इंडस्ट्री लगानी है कि कच्चा माल भी पास में होना चाहिए, बाजार भी उपलब्ध हो, श्रमिक भी सस्ते हो और बिजली भी पास में हो। तो सर ऐसे कैसे हो सकता है कि सारी चीजें एक ही स्थान में मिल जाएंगी? फिर कैसे होगा? ठीक, अब कह रहे हैं जैसे एल्युमिनियम उद्योग है, प्राचीन समय में कोयला प्रमुख शक्ति थी। अगर आपको एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री आपको लगानी है तो एक समय था वहां जो भी एनर्जी का सोर्स ऑफ था वो क्या था? कोयला था। लेकिन आज की तारीख में क्या है? विद्युत और खनिज है। तेल का भी कोई उद्योग के लिए शक्ति का महत्वपूर्ण साधन है। और कह रहे हैं कि कहीं कहीं हम लोग जो आपका देखते हैं जो हमारे खनिज तेल है, पेट्रोल डीजल से भी हम ये चीजें करते हैं। अब देखिए थोड़ा सा परिवहन एवं संचार की सुविधाओं तक अभिगम्यता। कच्चे माल को कारखाने तक लाने के लिए, परिष्कृत सामग्री को बाजार तक पहुंचाने के लिए तीव्र और सक्षम परिवहन सुविधाएं औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है। कैसी हैं? इंडस्ट्रियल जो आपका डेवलपमेंट है उनके लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, और जो आपकी परिवहन सुविधा है वो क्या है? औद्योगिक विकास के लिए अति आवश्यक है। परिवहन लागत किसी औद्योगिक इकाई की अवस्थिति की निश्चित करने का महत्वपूर्ण कारक है। पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भागों में अत्यधिक परिवहन तंत्र विकसित होने के कारण सदैव इन क्षेत्रों में उद्योग के संकेंद्रण हुआ है। कैसे हुआ है? सदैव इनका संकेंद्रण होता रहा है। दूसरा देखिए, आधुनिक उद्योग पृथ्वीकरण से की ढंग से परिवहन तंत्र से जुड़े हैं। परिवहनता की आर्थिक विकास और निर्माण की प्रादेशिक विशेषता को बढ़ावा देता है। औद्योगिक हेतु सूचनाओं के आदान प्रदान एवं प्रबंधन के लिए संचार भी महत्वपूर्ण आवश्यक है। कहता है ये इसके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। बात कर रहे हैं सरकारी नीति की कि सरकार की पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। तो संतुलित आर्थिक विकास हेतु सरकार प्रादेशिक नीतियां जिसके अंतर्गत विशिष्ट क्षेत्र में स्थापना की जाती है। एक स्पेसिफिक जोन बनाते हैं ना, आप देखते होंगे कि आप देखेंगे शहर के बाहर ही आपको इंडस्ट्री जो है वो आपको दिखाई देगी। ये सब क्या है? ये स्पेसिफिक जोन है। ये कैसे होते हैं? ये स्पेसिफिक जोन होते हैं। यानी पर आप देखिए सरकार क्या करती है, किसी भी शहर किसी भी क्षेत्र के तरफ एक आपका इंडस्ट्री हब को डेवलप करती है कि जो भी इंडस्ट्री आएंगी वो सारे इसी क्षेत्र इसी पार्टिकुलर रीजन में लगाई जाएंगी। क्लियर है? आप देखते हैं जैसे आप देहरादून के पास देखिए सेलाकुई है, हरिद्वार के बाद आप देखिए आपका सिटकुल है, ठीक है, हल्द्वानी के पास आप देखिए रामनगर है। तो क्लियर है? तो इस तरह से ही ये सारे यूनिट को लगाया जाता है ताकि महानगर के समीप हो और थोड़ा सा ह्यूमन हेल्थ पर इसका कोई ज्यादा निगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। थोड़ा इनको ये सब भी ध्यान में रखकर इन चीजों को फोकस किया जाता है। तो इतना आपको समझ आया कि नहीं आया? सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले, आगे समझने से पहले जितना हमने अभी तक पढ़ा है एक बार मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले इसमें देख लीजिए। ठीक है, यंत्रीकरण से बाजार की अभिगम्यता हम लोग देख रहे थे। यहाँ से आगे अगर किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है, मुझसे पूछ लीजिए, फिर इसमें आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों फिलहाल आज आपको इस चैप्टर को घर जाकर रिवीजन करना है, अच्छे से पढ़ना है। कोई डाउट कोई क्वेरी आप मुझसे पूछिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।